Hello friends, welcome back. It has been duration of 26 days since the last video I uploaded. Actually, I was nominated for the induction course by the government, so I could not get the time for uploading any new video of any content. But from today onwards, we will together see the summaries of the remaining plays of William Shakespeare. The major plays already have been covered by me, and the remaining will be covered with the passage of time, and I will pay attention to the duration of those plays so that you can prepare for the upcoming exams well. तो आज बात करते हैं नेक्स्ट प्ले की इनके जो कि है आपके सामने दिखा आपको लिखा दिख रहा है। कहते हैं मच एड्यू अबाउट नथिंग। अब मच का मतलब आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा। एड्यू का मतलब हम कह सकते हैं कि शोर शराबा, हलचल। एड्यू मतलब हसल बसल, केओस, तमाम जो कह सकते हैं अव्यवस्था, अराजकता। बहुत सारी मीनिंग्स हैं इस एक शब्द की। और अबाउट नथिंग मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। तो ये एक कॉमेडी प्ले है, बट कुछ क्रिटिक्स के हिसाब से ये उतनी ज़्यादा भी कॉमेडी नहीं है। जैसे कि एक शेक्सपियरियन क्रिटिक्स हुए हैं, एसी ब्रैडली, उन्होंने स्पेशली बोला है कि इस प्ले को उन्होंने बोला है हाफ सीरियस कॉमेडी। क्योंकि बाकी जो कॉमेडी हैं, जैसे आप देखेंगे ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, उस हिसाब से उस जॉनर में नहीं फिट है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा सीरियस सिंसियरनेस, या हम कह सकते हैं कि सिंसियरिटी डाल दी है विलियम शेक्सपियर ने कुछ कैरेक्टर्स, डायलॉग, सिचुएशंस में। तो इस वजह से उन्होंने इसको हाफ सीरियस कॉमेडी भी कहा है। लिखा गया था ये प्ले, लिखने और परफॉर्मेंस दोनों में ही लगभग एक ही बात की गई है। 1598-99, 1598-99 की बात की गई। इन्हीं 2 सालों में ये कभी लिखा गया होगा। इन्हीं 2 सालों के बीच में इनको कहीं पब्लिकेशन इस प्ले का किया गया था। इसके अलावा सोर्स की बात कर लें, प्राइमरी सोर्स में एक इटालियन राइटर हुए हैं, मैटियो बैंडेलो, जिनका एक वर्क था बोकैशियन, या बोकैचियन भी कह सकते हैं आप, बोकैचियन स्टोरीज। उसमें एक स्टोरी मिलती है, उस स्टोरी से इन्होंने बोरो किया है अपना प्राइमरी सोर्स इस प्ले का। सेकेंडरी सोर्स ऑरलैंडो फिरियोसो एक वर्क है, जो कि ये एक और इटालियन राइटर हैं एरियोस्टो, इनका वर्क है। यहाँ से इन्होंने सोर्स को बोरो किया है। थीम्स अक्सर आप देखते हैं, चाहे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, या कह सकते हैं ट्वेल्थ नाइट हो, एज यू लाइक इट हो, लगभग सभी में इन्होंने एक ट्रिक पकड़ी है डिसगाइज की। तो उसी हिसाब से डिसगाइज इसमें भी करते हैं। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एक थीम जो कॉमन है इनकी कॉमेडीज में। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। डिसेप्शन, धोखेबाजी भी काफ़ी दिखाई जाती है। जेंडर रोल्स, जो एक हीरोइन है इस प्ले की, वीट्रिस, उसके थ्रू जेंडर रोल्स को भी क्रिटिसाइज किया है, कटघरे में लाके खड़ा किया है विलियम शेक्सपियर ने। सिनिसिज्म एंड ऑनर वर्सेस शेम, ये सारी थीम्स इस प्ले में कवर की गई हैं। इसके अलावा प्ले की सेटिंग है सिसिली में। सिसिली एक इटली का एक नियर बाई पोर्ट, एक कह सकते हैं कि पोर्ट टाउन है। तो अगर पूछा जाए सिसिली का ऑप्शन रहता है तो यू कैन सिलेक्ट सिसिली, और अगर सिसिली और इटली दोनों का ऑप्शन रहता है तो डेफिनेटली आपको इटली सेलेक्ट करना है, क्योंकि इटली इज अ मेजर सेटिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ द प्ले। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स में जो इस प्ले की हीरोइन है बीट्रिस, ये प्रोटैगनिस्ट है प्ले की। शी इज़ वेरी विटी, इंटेलिजेंट, शार्प टंग्ड, काफ़ी बोलती बहुत ज़्यादा हैं ये, और सिर्फ यूं ही नहीं बोलती, अच्छा बोलती है। तो शार्प टंग्ड है मतलब बिल्कुल भी कोई फ्लैटरी नहीं, डायरेक्ट जो भी कहना होता है डायरेक्ट कह देती है, चाहे वो क्यों ना कोई किसी पद पे हो, कुछ भी हो, उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। शी इज़ इंडिपेंडेंट ऑल्सो, एंड शी इज़ स्किल्ड एट वर्ड प्ले। बहुत अच्छे इनको शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छा इनको आता है। और जो ट्रेडिशनल रोल है विमेन का, उसको ये रिजेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। कुछ क्रिटिक्स ने ब्यूट्रिस के कैरेक्टर के थ्रू जेंडर रोल को चैलेंज करने का जो एक नोशन है, एक थियरी है, वो इस कैरेक्टर के थ्रू ही देखा है कि यह प्ले जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं विमेन के सोसाइटी में, उसको ये ब्यूट्रिस के तहत विलियम शेक्सपियर ने चैलेंज किया है कि हाँ, महिलाओं को कम बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर लव फॉर बेनेडिक्ट shows the vulnerability of feminine charm and under witty demeanor। एक्चुअली वैसे तो ये बहुत शार्प टंग है, इंटेलिजेंट, विटी, इंडिपेंडेंट है, बट जब इनको प्यार हो जाता है बेनेडिक्ट से,
तो अल्टीमेटली जो एक महिलाओं में होता है कि दे आर वेरी सिंसियर अबाउट देयर फीलिंग्स, तो ठीक उसी हिसाब से इनके विटी डिमीनर के अंदर अंतर्गत आप देखेंगे कि जो महिलाओं वाली एक कह सकते हैं कि सहजता या थोड़ी कमजोरी, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी है, वो पाई जाती है, वो इनके अंदर भी दिखाई गई है। बेनेडिक्ट जो कि एक सोल्जर हैं शुरुआत में और एंटी मैरिज हैं, मिसोजिनिस्ट इनको कहा जाता है क्योंकि महिलाओं से बहुत दूर रहते हैं, इन्होंने कसम खा रखी है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो इनिशियली ये एंटी मैरिज दिखाए गए हैं और अक्सर जब भी इनकी मुलाकात बीट्रिस से होती है प्ले की इवेंट्स के दौरान, तो दोनों के बीच में अक्सर खूब हाजिर जवाबी वाली बहस हुआ करती है, विटी एक्सचेंजेस होते हैं बीट्रिस और बेनेडिक्ट के बीच में, और अंततः ये बीट्रिस को जीत लेते हैं और दोनों की शादी बाद में हो जाती है एट द एंड ऑफ द प्ले। काफी ये लॉयल भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं बेनेडिक्ट। क्लॉडियो जो कि बेनेडिक्ट का फ्रेंड भी है और ये भी एक यंग मैन सोल्जर है, काफी इम्पल्सिव है और ऑनर से ऑब्सेस्ड है। इनके अंदर जो भावना है ऑनर की कि बस सम्मान सबसे बड़ी चीज है, ये इनका कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रेजिक फ्लॉ है। हालांकि ये ट्रेजिडी नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें इनको आई हैं इस प्ले में, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका ट्रेजिक फ्लॉ है थोड़ा सा, ऑब्सेस्ड विद ऑनर। ही इज इनसिक्योर, इजिली मैनिपुलेटेड, आसानी से इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं, भरोसा कम है इनको अपनी ऑब्जर्वेशन पे, सामने वाले पर भी थोड़ा भरोसा कम करते हैं और बहुत ही जल्दी गलत चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। और इस वजह से इनको ये भी भरोसा होने लगता है कि होने वाली इनकी जो बीवी हीरो होती है, इनकी होने वाली बीवी, इनको लगता है कि वो अनफेथफुल है, जबकि वो फेथफुल इनोसेंट होती है। लेकिन ये क्योंकि इनका नेचर ऐसा है इम्पल्सिव, इनसिक्योर और मैनिपुलेटेड बाई अदर्स, तो इस वजह से भरोसा कर बैठते हैं। हीरो जो कि एक जेंटल मोडेस्ट और वर्चुअस लेडी है और जिसको क्लॉडियो के द्वारा उसके साथ गलत किया जाता है, वैसे क्लॉडियो इसको प्यार करता है लेकिन बाद में मझधार में छोड़ के चल देता है। और ये लिनाटो की बेटी है, लिनाटो इनका पिता है। शी इज शेम्ड पब्लिकली, पब्लिकली ही इसको कह सकते हैं कि बदनामी की जाती है, लेकिन फिर भी बेचारी वो हार नहीं मानती है, बहुत ज़्यादा किसी से बहस नहीं करती है, चुपचाप सहन करती है और अंततः अपने आप को बाद में दिखाती है कि वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड है। हालाँकि मॉडर्न रीडर जो कि आजकल जो क्रिटिकल थियरीज़ आई हैं, उसके हिसाब से इस कैरेक्टर को काफ़ी पैसिव माना गया है मॉडर्न रीडर्स के हिसाब से, क्योंकि आजकल महिलाएँ इतनी पैसिव नहीं रह गई हैं। कानून भी उनको मजबूत कर रहा है, एक जो फेमिनिज़्म चल रहा है आजकल आप देख ही रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा भटक भी गया है कुछ सेगमेंट्स में। वैसे तो ठीक है, महिलाओं ने काफ़ी कुछ अत्याचार सहे हैं, लेकिन आजकल के जो इवेंट्स हैं, कभी कोई अपने पति को, होने वाले पति जो शादी होने से पहले ही मरवा दे रही हैं, कहीं शादी के बाद हो रहा है, तमाम बातें। हालाँकि ये हम लोग सिर्फ़ न्यूज़ में पढ़ते हैं, हकीकत इनके पीछे की कहानी क्या है वी डोंट नो। ख़ैर उस बात पे ना जाके आगे बढ़ते हैं। डॉन पीड्रो ये प्रिंस ऑफ अरागन, एक स्पेन का जो टाउन है वहाँ के प्रिंस होते हैं, जो कि काफ़ी नोबल, डिप्लोमैटिक और ऑनरेबल हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, लेकिन ये भी लाइक क्लॉडियो, क्लॉडियो के फ्रेंड हैं एक्चुअली ये दोनों, क्लॉडियो और डॉन पीड्रो ये दोनों एक-दूसरे के दोस्त हैं और कुछ-कुछ एक जैसे भी हैं, मैनिपुलेटिव मतलब जैसे ही कोई इनको समझाता है, ये मान जाते हैं। ही इज़ बिगेटर ऑफ ऑल मैरिजेज़, जो भी शादियाँ होने वाली हैं, होती हैं, उनके पीछे इनका ही पूरा ध्यान होता है और जो भी म मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, उसके भी जनक यही हैं। दोनों काम ये करते हैं, शादियाँ भी कराते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी यही क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ही इज़ अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर, एक प्रिंस हैं तो ज़ाहिर-सी बात है पॉलिटिकल पावर में ये काफ़ी पहुँचे हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। डॉन जॉन जो कि डॉन पीड्रो के भाई हैं। डॉन जॉन और डॉन पीड्रो ये दोनों सगे मतलब इलिजिटिमेट ब्रदर हैं, ये बास्टर्ड ब्रदर जिसको कह सकते हैं डॉन पीड्रो के। और प्ले के मेन विलेन यही हैं जो कि काफ़ी एनवियस हैं और दूसरों में बुराइयाँ ढूँढते रहते हैं, सिनिकल। ही डिसीव्स क्लॉडियो इनटू शेमिंग हीरो, और यही मेन विलेन होता है जो क्लॉडियो को मना लेता है, कहता है भाई तू जिससे शादी करने जा रहा है तेरी बीवी बहुत ही अनफेथफुल है और पवित्र है, प्रोस्टिट्यूट टाइप की है, तो ये क्लॉडियो को धोखा देते हैं। ही इज़ अनरिपेंटिंग, और जब भी इनको कुछ कर भी देते हैं तो इनको रिपेंट बिल्कुल नहीं होता है, पश्चाताप ये बिल्कुल नहीं करते हैं। इनको लगता है कि ये मेरा हक है विलेन गिरी करना, दादागिरी करना, लोगों की ज़िंदगियों में परेशानियाँ क्रिएट करना, ये सोचते हैं मेरा हक है। जैसे आप देखते हैं कि एक कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर आता है मोटू पतलू, उसमें एक जॉन होता है, वो अक्सर उसका एक टैगलाइन रहती है, आपने देखा होगा कि जॉन बनेगा डॉन।
तो उस हिसाब से इनका एक थिंकिंग रहती है कि इनको दूसरों की ज़िंदगी अच्छी नहीं दिखती है, अक्सर ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चलें और ये विलेन हैं। लियोनार्डो ये हीरो के पिता हैं और गवर्नर हैं मैसिना के। इनिशियली क्रिटिसाइज़ेज़ अपनी बेटी पर ही ये शक कर बैठते हैं जब लोग इनको इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन जब इनको पता चलता है कि इनकी बेटी निर्दोष है तो उनको पश्चाताप भी होता है और उसको डिफेंड भी करते हैं। ऑनर से ये भी ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि अक्सर जो पैट्रियार्कल लोग होते हैं सिस्टम में भरोसा रखने वाले, पैट्रियार्कल सिस्टम में भरोसा रखने वाले, तो उनके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा होती है ऑनर। और इसी हिसाब से बहुत से स्टेट्स में ऑनर किलिंग भी हुआ करती है। अक्सर हरियाणा में ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिली ऑनर किलिंग। आजकल भी कहीं खैर कहीं भी हो जाती हैं बट हरियाणा में ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने उस स्टेट का नाम ले दिया। इज़ अ सिंबल ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम। ऑनर से ऑब्सेस्ड हैं, इनको लगता है इनकी बेटी ने गलत किया तो चाहते हैं उसकी बेटी को ये मार ही दें। डॉगबेरी एक हेड कांस्टेबल हैं मेसिना के और एक कॉमिक बम्बलिंग एंड मैलाप्रोप्रोन का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज को ये जिस तरह से फनी वे में यूज करते हैं। जैसे एक स्कूल फॉर स्कैंडल एक प्ले है जिसमें एक कैरेक्टर होती है, उनकी लैंग्वेज को काफ़ी कॉमेडी बताया गया है। तो मैलाप्रोप एक टर्म वहीं से आया है जिसमें लैंग्वेज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि लोगों को हंसी आए। तो ये लैंग्वेज को फनी वे में इस्तेमाल करते हैं डॉगबेरी। एंड प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ थ्रू मिसयूज ऑफ लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया है। एक्सीडेंटली रिवील्स डॉन जॉन्स कॉन्स्पिरेसी। और डॉन जॉन्स की जो मेन कॉन्स्पिरेसी है हीरो को बर्बाद करने की, क्लॉडियो को बर्बाद करने की, उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश यही करते हैं कॉमिक कैरेक्टर लेकिन काम अच्छा करते हैं। मार्गरेट या हीरो की मेड है जो कि डॉन जॉन के द्वारा जिसको इस्तेमाल किया जाता है धोखा देने के लिए, कॉन्स्पिरेसी करने के लिए। वो थोड़ी फ्लर्टेसियस भी है। इसके अलावा अगला कैरेक्टर है बोराकियो। बोराकियो जो है वो डॉन जोन्स के साथी हैं। ये कह सकते हैं कि हीरो और क्लॉडियो की मैरिज को ख़त्म करने में इनका सबसे बड़ा हाथ इनका ही है। डॉन जॉन इनको मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है बोराकियो को, और ये अंततः पकड़े जाते हैं और बाद में ये पश्चाताप करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं सुधर जाऊँगा। तो ये था कैरेक्टर्स एनालिसिस प्ले का। अब देखते हैं समरी। तो एक्ट फर्स्ट की शुरुआत कहाँ होती है? मैसिना, जो कि मैंने आपको बताया सिसिली, जो कि इटली के बगल का एक पोर्ट टाउन है। वहाँ पे मैसिना के गवर्नर हैं और कुछ और कैरेक्टर हैं जैसे लियोनार्डो हीरो उनकी बेटी और बीट्रिस जो उनकी भतीजी है। ये तीनों खड़े होके बात कर रहे होते हैं। उनके पास एक मैसेंजर आता है, वो बताता है कि डॉन पीड्रो जो कि अरागन स्पेन का एक शहर है, वहाँ उसने डॉन पीड्रो ने उसके भाई से युद्ध जीत लिया है। युद्ध ऐसा था जो कि ब्लडलेस था। ब्लडलेस का मतलब क्या है कि सिर्फ विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने में डॉन पीड्रो सफल हो गया और डॉन जॉन जो कि उसके भाई ने विद्रोह किया था वो हार मान गया है और दोनों के बीच में ब्लडलेस लड़ाई हो गई और ये विक्ट्री किसके हाथ हिस्से में आई है? डॉन पीड्रो के। और किसको उसने हराया? डॉन जॉन के। डॉन जॉन कौन है? डॉन पीड्रो का इलिजिमेट ब्रदर, बास्टर्ड ब्रदर जिसको कहते हैं। मैसेंजर इसके अलावा एक क्लॉडियो जो कि एक सोल्जर है, उसकी भी तारीफ करता है बहुत ज़्यादा कि क्लॉडियो ने भले ही लड़ाई ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन उसने बहुत ज़्यादा हेरोइज्म, बहुत वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किए हैं क्लॉडियो ने। डॉन जॉन हार मारने के बाद जब हार मान गया है तो अपने डॉन पीड्रो भाई से उसने सुलह कर ली है, समझौता कर लिया है। अब दोनों के बीच में झगड़ा ओवर हो गया है। अब बीट्रिस पूछती है उस मैसेंजर से कि क्या लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, क्या सिग्नियर बेनेडिक्ट जो है वो आ चुका है युद्ध से, वापस आ गया है? तो बेनेडिक्ट और बीट्रिस के बीच में एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मेरी वॉर ऑफ बिट्स चलता है। मेरी वॉर ऑफ बिट्स का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इनके बीच में शब्दों की लड़ाई बहुत होती है, एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं। बेनेडिक्ट और बीट्रिस जब कभी मिलते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा वे एक दूसरे को सिर्फ शब्दों के बाणों से, आर्म्स ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, जो शब्दों के औजार हैं उनसे ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं बेनेडिक्ट और बीट्रिस। अब कन्वर्सेशन इन दोनों की चली रही होती इन तीनों की कि अचानक से वहां पे डॉन पीड्रो, डॉन जॉन, क्लॉडियो और बेनेडिक्ट ये सब आ जाते हैं। बाल्थाज़र एक नौकर है वो भी आ जाता है। लेनार्डो उन सबकी बहुत अच्छे से उनकी आवभगत करता है, उनका स्वागत करता है और कहता है कि तुम लोग आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग कम से कम 1 महीने मेरे यहाँ रुकना। बहुत खुशी व्यक्त करता है उन सबके आने पर और हाथ में हाथ डाल करके वो चला जाता है उसको डॉन पीड्रो को लेकर के। अब कौन रह जाता है? क्लॉडियो और बेनेडिक्ट, ये दोनों वहाँ रह जाते हैं। लेनार्डो और डॉन पीड्रो चले जाते हैं छोटे बच्चों की तरह अपने गले में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के।
अब बीट्रिस और बेनेडिक्ट की आपस में जो शब्दों की लड़ाई हुआ करती थी, विटी स्कर्मिशेस, मतलब शब्दों की लड़ाई, वो शुरू हो जाती है। जैसे वाद विवाद हुआ करता है, ठीक उसी हिसाब से इन दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। डॉन पीड्रो तब वापस आ जाता है, थोड़ा अभी जो गया था लिनाटो के साथ वापस आ जाता है। वापस आके उसको पता चलता है कि जो क्लॉडियो है वो घर में सिर्फ इसलिए अंदर नहीं गया था लिनाटो के साथ कि वो थोड़ा शाय महसूस कर रहा है। क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि क्लॉडियो को प्यार हो गया है लिनाटो की बेटी हीरो से। किससे प्यार हो गया है? हीरो से, जो कि लिनाटो की डॉटर है। अब इधर बेनेडिक्ट क्लॉडियो को टीज करने लगता है, अरे यार कि तुम तो बहुत सख्त इंसान थे, जैसे आजकल लोग कहते हैं सख्त लौंडे टाइप की, हाँ तुम्हें तो प्यार व्यार होगा नहीं, किसी से दोस्ती होगी नहीं तुम्हारी, सख्त लौंडे टाइप के हो तुम तो ऐसा कैसे कर लिया? तो वो उसको काफी मजाक बनाता है और कहता है प्यार व्यार कुछ नहीं, बकवास की चीजें हैं, लव इज फ्यूटिल, बकवास की चीज होती है। डॉन पीड्रो भी, क्योंकि क्लॉडियो का भले ही वो मालिक है, लेकिन किसी तरह से दोनों बात करते हैं। तो बेनेडिक्ट को डॉन पीड्रो कहता है कि तुम इसकी मजाक बना रहे हो क्लॉडियो की, बेटा देखना एक दिन तुम्हें भी प्यार होगा, एंड यू विल फॉल मैडली इन लव, तुम्हें इतना प्यार होगा कि तुम पागल हो जाओगे। अब क्लॉडियो डॉन पीड्रो से रिक्वेस्ट करता है कि सर थोड़ी हेल्प करिए जिससे कि मैं हीरो का हाथ मांग सकूं उसके पिता से। तो पीड्रो कहता है अच्छा ठीक है, आज की रात एक डांस होने वाला है, डांसिंग सेरेमनी होने वाली है, उसमें मैं अपना वेश बदल लूंगा, मैं क्लॉडियो तुम्हारा रूप रख लूंगा और मैं जाकर के कन्फेस करूंगा हीरो को, उसको उससे मतलब मनाऊंगा उसको, एक तरह से उसे प्रपोज करूंगा, और जैसे ही वो मान जाएगी, हाँ, जिस तरह से मैं उसको जीत लूंगा, मान जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें उसको तुम्हारे हाथ सुपुर्द कर दूंगा, मतलब मैं उसके पिता को मना लूंगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज प्लानिंग कर ली जाती है। जो अगला सीन है उसमें देखते हैं कि लिनाटो जो है वो अरेंजमेंट कर रहा है कि एक जो डांस होने वाला है, मास्क्ड बॉल जो होने वाला है, उसकी तैयारी वो कर रहा होता है, क्योंकि ये लिनाटो के घर पे ही होने वाला है। अब एक नौकर आता है, वो लिनाटो को बताता है कि आज की जो डांसिंग सेरेमनी है, उस डांस में डॉन पीड्रो जो है आपका प्रिंस है, वो आपकी बेटी को प्रपोज करने वाला है। ये बात नौकर ने सुन ली थी और आकर के उसने लिनाटो को बता दी। लिनाटो सोचता है चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी को अगर कोई प्रिंस प्रपोज करेगा अच्छी बात है। उसको ये नहीं पता होता है कि वो क्लॉडियो के लिए प्रपोज कर रहा है। वो कहता है ठीक है, अच्छा मैं अपनी बेटी को बता दूं जिससे कि वो नाराज ना हो और फेवरेबल रिप्लाई दे दे। अगला सीन हम देखते हैं कि डॉन जॉन, जो कि हारा हुआ है अपने भाई डॉन पीड्रो से, विद्रोह उसने किया था वो सफल नहीं हुआ, वो अपने नौकरों के साथ बहुत ही एक गहन विचार विमर्श में व्यस्त दिखाया जाता है। डॉन जॉन सिर्फ ऊपरी तौर पे सुधर गया है, बाकी अंदरूनी तौर पे उसको अपने भाई से नफरत है। ही हेट्स डॉन पीड्रो। और इसके अलावा वो क्लॉडियो से भी नफरत करता है, जो कि युद्ध में उसने डॉन पीड्रो की काफी मदद की है क्लॉडियो ने। तो इस वजह से डॉन जॉन को दोनों से नफरत है, पीड्रो से भी और क्लॉडियो से। वही डॉन जॉन सपने देखने लगा है डॉन बनने के, ना जॉन बनेगा डॉन टाइप। तो ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहता है अपनी हार का। अब जब उसको पता चलता है कि डॉन पीड्रो वेश बदल करके हीरो को मनाने जा रहा है, किसके लिए? क्लॉडियो के लिए। तो उसको दिखता है कि दिस इज द चांस फॉर मी। अब वो चाहता है कि ये मेरे लिए मौका है और मैं जरूर इस मौके का फायदा उठाऊंगा और ऐसा मैं करूंगा कि मैं अपना बदला ले सकूं। ये प्लानिंग कर लेता है डॉन जॉन। एक सेकंड जो सीन है उसी हॉल में हो रहा है, जिस हॉल में डांस होने वाला है, मास्क्ड बॉल होने वाला है। लिनाटो, हीरो, बीट्रिस, ये सब बात कर रहे हैं। बात किसके बारे में हो रही है? डॉन जॉन के बारे में। कहते हैं कि डॉन जॉन जो है वो कभी भी खुश नहीं दिखता, उसका जो डिमीनर है, उसका स्वभाव बड़ा सल्की सल्की टाइप है, एंग्री टाइप दिखता रहता है। ये सब बात कर रहे होते हैं तीनों डॉन जॉन के बारे में। अब बीट्रिस डिस्कस करती है प्यार की नेचर के बारे में कि प्यार और प्रेमी कैसे होते हैं। एक्चुअली बीट्रिस भी प्यार से दूर रहने वाली लड़की है। वो हीरो को भी चेतावनी देती है कि देखो तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए हस्बैंड की तलाशी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो तुम जब भी सिलेक्शन करो हस्बैंड का तो बहुत अच्छे से करना, सोच समझ के, वरना जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तभी सारे डांसर्स आ जाते हैं अपना मास्क लगा लगा के और डांस शुरू हो जाता है। डॉन पीड्रो जैसे कि प्लानिंग उसने कर रखी थी, वो हीरो के पास जाता है और हीरो को मनाने की कोशिश करने लगता है क्लॉडियो की तरफ से। बाकी डांसर्स भी अपना पेयर बनाते हैं, बीट्रिक्स बेनेडिक्ट डांस करते हैं, लेकिन डांस करते हुए भी एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, एक दूसरे के बीच में
शब्दों के बाण छोड़ने जारी रखते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। जब डांस खत्म हो जाता है तो सभी चले जाते हैं सिवाय डॉन जॉन, क्लॉडियो और बुरैकियो के। बुरैकियो कौन है? ये डॉन जॉन का एक नौकर है। अब डॉन जॉन अपना प्लान जो कि उसने सोचा हुआ था उसको वो शुरू करता है। और शुरू कहाँ से करेगा वो? वो शुरू करता है, वो तेजी-तेजी से बात करने लगा है। ही टॉक्स लाउडर, जिससे कि क्लॉडियो सुन सके। क्लॉडियो भी मास्क लगा कर के खड़ा हुआ है और इस बात को डॉन जॉन अच्छे से जानता है, तो जानबूझ के वो बात करता है। वो कहता है कि आज डॉन पीड्रो हीरो को मना के ही मानेगा और आज की रात ही दोनों की शादी हो जाएगी। ही इज डिटरमाइंड टू मैरी हीरो। अब देखिए डॉन पीड्रो क्यों गया था हीरो के पास? वो गया था उसको मनाने, जिससे कि क्लॉडियो से उसकी शादी करवा सके। लेकिन डॉन जॉन क्या कह रहा है कि डॉन पीड्रो उसका भाई बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है, उसने निश्चय कर रखा है कि आज ही वो हीरो से शादी करेगा। और इसकी वजह से क्लॉडियो, जो कि बेनेडिक्ट की तरह खड़ा हुआ है मास्क लगा करके, वो डॉन जॉन से पूछता है कि तुम कैसे कह सकते हो, कि तुम्हें कैसे पता है कि डॉन पीड्रो के मन में ऐसा है? तो डॉन जॉन कहता है कि भाई मेरे भाई ने ही मुझे बताया है। देखिए वैसे ये भाई से नफरत करता है, लेकिन यहाँ पे भाई के नाम का ही इस्तेमाल कर रहा है कि मेरे ही भाई ने मुझे बताया है कि मैं हीरो से शादी करने वाला हूँ और मुझे उससे बहुत प्यार है। आई एम मैडली इन लव विद हीरो। तो जब ये बात क्लॉडियो सुनता है तो उसको भरोसा हो जाता है कि ज़रूर ही ऐसा है, तभी तो वो खुद ही नहीं तो मुझे मेरी मदद करता है कि जाओ मैं तुम्हारा साथ दूँगा, उसका हाथ माँगो। लेकिन खुद ही उसने भेष बदल करके ये भेष बदलने का नाटक किया सब। तो कुल मिला के वो हीरो को अपने लिए समझा रहा है, मेरे लिए नहीं समझा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा एक धक्का-सा लगता है कि अरे! ऐसा कैसे हो गया? उसको लगता है कि उसके दोस्त ने ही उसको उसके दोस्त और पैट्रन ने ही उसको धोखा दे दिया है। अब तभी वेनेडिक्ट आ जाता है क्लॉडियो से आकर के वो पूछता है, बेनेडिक्ट आकर पूछता है क्लॉडियो से, अरे भाई क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उसको लग रहा है कि वो ठगा गया है उसके खुद के दोस्त के द्वारा। अब वो गुस्से में चला जाता है। अब डॉन पीड्रो, हीरो, लिनाटो आ जाते हैं और उधर डॉन पीड्रो ने हीरो को मना लिया था कि देखो ऐसा-ऐसा है, मैं सिर्फ़ क्लॉडियो की तरफ से ही तुम्हें मना रहा था। और लिनाटो के जाके उसने मना बात कर ली, लिनाटो ने भी हाँ बोल दी है। अब डॉन पीड्रो आकर के बेनेडिक्ट से पूछता है कि भाई क्लॉडियो कहाँ गया? तो बेनेडिक्ट कहता है कि क्लॉडियो तो चला गया है, उसको लगा कि तुमने उसकी होने वाली बीवी को उससे चुरा लिया है। तो सभी हँसने लगते हैं। प्रिंस भी कहता है देखो भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं हीरो से शादी करूँगा। मैं तो बस क्लॉडियो की तरफ से ही इसको मनाने गया था। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। और अब ये इसकी शादी क्लॉडियो से ही होगी, उसके लिए लिनाटो भी मान गया है। तभी क्लॉडियो आ जाता है, बेनेडिक्ट, डॉन पीड्रो सभी उसकी जेलसी पे हँसते हैं, क्लॉडियो की जेलसी पे, कह रहे भाई तुम तो मज़ाक भी नहीं समझते और ऐसे कैसे, तुम्हारा भरोसा इतना कमज़ोर कैसे? सभी उसकी मज़ाक बनाते हैं। तभी बेनेडिक्ट देखता है कि बीट्रिस भी आ रही है, तो बेनेडिक्ट और बीट्रिस दोनों के बीच में शब्द कुछ ज़्यादा इस बार ज़्यादा डांस में खराब हो गए थे। तो इस वजह से बेनेडिक्ट तुरंत ही चला जाता है, बीट्रिस का सामना नहीं करना चाहता है। डॉन पीड्रो बीट्रिस को प्रपोज़ करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं मतलब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम एक्सेप्ट करो। लेकिन वो बहुत ही प्यार से रिजेक्ट कर देती है, वो कहती है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, आई हेट मैरिज। तो अब सारे प्लान करते हैं कि अच्छा ठीक है, बेनेडिक्ट और बीट्रिस इन दोनों को आपस में प्यार में पड़ाया जाए, या इन दोनों के ऐसी सिचुएशन की जाए कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अगला जो सीन है उसमें डॉन जॉन और बोरैकियो। डॉन जॉन कौन है? डॉन पीड्रो का बास्टर्ड ब्रदर बिलेन। और उसका फ्रेंड कौन है? एक नौकर उसका, बोरैकियो। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे जो शादी होने वाली है इन दोनों की, हीरो और क्लॉडियो की, उसको कैसे रोका जाए। तो बोरैकियो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जो मार्गरेट है, हीरो की नौकरानी, मैं उसको बोलूँगा कि तुम हीरो के जो बेड चैम्बर है उसकी विंडो से मुझसे बात करो और मैं उससे हर तरह की उल्टी-सीधी बातें करूँगा और वो हीरो की ड्रेस पहन के आएगी। और तभी तुम जाना, डॉन जॉन को बोलता है कि तुम जाना, तुम जाकर के डॉन पीड्रो और क्लॉडियो को बुला के ले आना वहीं पे। और वो खुद ही अपनी कानों से वो सुन लेंगे कि कैसे हीरो बात कर रही है, जबकि बात हीरो नहीं करेगी, बात कौन करेगी? मार्गरेट। लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा कर के लोग समझ नहीं पाएँगे ये किससे बात हो रही है। तो कुल मिला के इनके मन में एक शक, संदेह पैदा ये लोग कर ही देंगे
कि हीरो जो है वो किसी भी आवारागर्द या गली छाप लड़के से रात में बात कर रही थी और इस तरह की बातें उसके बीच में हो रही थी। तो इस तरह से वो सब हीरो को एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पे लेंगे और शादी कैंसिल हो जाएगी। ये प्लानिंग, ये बोरैक्यो बताता है कि ऐसा-ऐसा किया जा सकता है। डॉन जॉन उससे कहता है कि भाई तेरी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है और अगर तू सफल हो गया ये सब करने में, तो बेटा मैं तुझे 1000 डुकैट्स दूँगा। डुकैट्स क्या है? ये वही मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो 3000 डुकैट्स माँगे थे एंटोनियो ने शाइलॉक से, वही मुद्रा है डुकैट्स, कि मैं तुझे 1000 डुकैट्स दूँगा अगर तू इस प्लानिंग में सफल हो गया। अगला जो सीन है वो बेनेडिक्ट अकेला बैठा हुआ है गार्डन में और जो नेचर ऑफ लव है उसके ऊपर बात कर रहा है। बस अपने आप से ही बात कर रहा है, म्यूजिंग कर रहा है, सोच रहा है। उसे इस बात का आश्चर्य है कि कभी मेरा दोस्त क्लॉडियो बड़ा दूर रहा करता था लड़कियों से, शादी की बातों से। वो इतना ज़्यादा बदल गया है कि एकदम पागल हो गया है और अब बदनामी भी करा रहा है अपनी, उसके हीरो के पीछे-पीछे घूम रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। फिर वो अपने बारे में सोचता है कि देखो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं करूँगा। मैं अपना स्टांस कभी भी नहीं बदलूँगा, जहाँ तक प्यार की बात है, मैं पूरी ज़िंदगी बैचलर ही रहूँगा। क्लॉडियो, डॉन पीड्रो, लिनाटो आ जाते हैं क्योंकि ये प्लानिंग पहले ही कर चुके हैं कि बेनेडिक्ट और बीट्रिस को अफेयर कराया जाए, इनका प्यार कराया जाए। तो उनको देख कर के बेनेडिक्ट छिप जाता है पेड़ के नीचे, लेकिन प्रिंस पहले ही देख लेता है कि बेनेडिक्ट छिप गया है। अब ये तीनों आकर के बात करने लगते हैं और इस तरह से बात करते हैं जैसे कि बीट्रिस जो है वो बेनेडिक्ट के प्यार में एकदम पागल है। अगर उसने बेनेडिक्ट ने उसके प्यार को वापस नहीं किया, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मर जाएगी। इस तरह से घुमा फिरा के बातें करते हैं जिससे कि बेनेडिक्ट सुन ले, उसको लगे कि बीट्रिस उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इस तरह के डाउट्स के, संदेह के बीज बो करके ये तीनों चले जाते हैं, लिनाटो, क्लॉडियो, डॉन पीड्रो चले जाते हैं। अब बीट्रिस, अब यहाँ पर बीट्रिस के आने से पहले बेनेडिक्ट सोचता है कि अरे ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था बीट्रिस मुझसे इतना प्यार करती है। मुझे तो लगता था सिर्फ मुझे एक तरह से शब्दों के बाण मारती है, कटाक्ष करती है, टॉन्ट करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना प्यार करती है। फिर उसको लगता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर उनको लगता है कि लिनाटो तो जो कि बुजुर्ग आदमी है, सफेद दाढ़ी है उसकी, वो क्यों झूठ बोलेगा। तो लिनाटो की वजह से वो मान जाता है कि शायद बीट्रिस को मुझसे वास्तव में इतना प्यार है, इस वजह से ये बातें कर रहे थे। तभी बीट्रिस आ जाती है, वो आकर के इसको इनवाइट करने आई एक्चुअली बेनेडिक्ट को कि चलो आज डिनर पे आ जाना। अब बेनेडिक्ट जो भी बीट्रिस बोलती है तो बेनेडिक्ट हर उसके शब्द को इस तरह से इंटरप्रेट करता है जैसे कि उसके द्वारा बोला गया जो शब्द है इट्स द सिंबल ऑफ लव। तो ये बेनेडिक्ट को गलतफहमी हो जाती है। अब वो डिसाइड करता है कि चलो मैं इसके ऊपर दया दिखाऊंगा और मैं इसका प्यार लौटाऊंगा या मैं इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसा बेनेडिक्ट सोच लेता है। अगले जो सीन है वो काउंटर पार्ट है एक्चुअली। एक तरफ बीट्रिस बेनेडिक्ट को इस तरह से घुमाया जाता है कि वो प्यार में पड़ जाए बीट्रिस के, और दूसरी तरफ ये हीरो और उसकी जो दो नौकरानियां हैं उर्सुला और मार्गरेट, ये प्लानिंग करती हैं क्योंकि इनको लिनाटो, क्लॉडियो और डॉन पीड्रो ने बोला हुआ है कि बीट्रिस को भी वही चाल चलनी है जो बेनेडिक्ट के साथ चली गई, कि मतलब उसको भी ऐसा बताया जाए जैसे कि बेनेडिक्ट उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब बीट्रिस को इन्फॉर्म किया जाता है मार्गरेट के द्वारा। मार्गरेट को ये हीरो भेजती है कि जाकर के तुम बीट्रिस को भेज दो। और जब वो आती है तो ऑलरेडी हीरो और अर्सुला ये दोनों बातें कर रही होती हैं। किसके बारे में? बेनेडिक्ट की तारीफ कर रही होती हैं। ये दोनों तारीफ कर रही होती है बेनेडिक्ट की। अब वहां पहुंच करके, गार्डन में पहुंच करके बीट्रिस छिप जाती है, सुनती है कि दोनों क्या बात कर रही हैं। अब जब वो बात कर रही होती हैं, क्योंकि हीरो और उर्सुला जानबूझ के ऐसी बात कर रही हैं, तो वो बीट्रिस को क्रिटिसाइज करती हैं और बेनेडिक्ट की बहुत तारीफ करती हैं कि देखो बेनेडिक्ट तो पूरे इटली में सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड बैचलर है। पूरे इटली में उसके जैसा कोई है ही नहीं और इवन बीट्रिस भी उसके योग्य नहीं है। तो बीट्रिस की बदकिस्मती है कि वो समझ नहीं पा रही है, बेनेडिक्ट उसके प्यार में पागल है और बीट्रिस बहुत ज्यादा घमंडी है, बेकार है, वो तो डिजर्व ही नहीं करती बेनेडिक्ट जैसे एक मोस्ट वांटेड बैचलर को। तो इस तरह से वो बढ़ा चढ़ा करके खूब तारीफ करती हैं, तो बीट्रिस भी सोच में पड़ जाती है कि अरे ऐसा है, मैं समझ नहीं पाई आज तक बेनेडिक्ट को। तो कुल मिला के उसकी फीलिंग्स भी थोड़ी सी बदल जाती हैं बेनेडिक्ट को लेकर के। तो इस तरह से जो जहर है वो फैला करके बीट्रिस के कानों में ये दोनों चली जाती हैं। दे लीव का मतलब यहाँ पे हीरो और उर्सुला ये दोनों चली जाती हैं। अब बीट्रिस जो कि छिपी हुई होती है वो
वहाँ से निकल के आती है छिपे हुए अपने स्थान से, और अब सोचती है कि मैं बहुत घमंडी हूँ और बहुत मैंने उससे नफ़रत दिखाई है। अब मैं उस अपनी नफ़रत और घमंड को छोड़ दूँगी और मैं बीट्रिस एक नेचुरल बीट्रिस बन कर के बेनेडिक्ट को प्यार को एक्सेप्ट कर लूँगी। अब अगले सीन में डॉन पीड्रो, लिनाटो और क्लॉडियो बेनेडिक्ट को टीज़ करने लगते हैं, क्योंकि बेनेडिक्ट भी प्यार में पड़ चुका है बीट्रिस के। वो उसको टीज़ करते हैं कि अरे तुम्हें क्या हुआ है भाई? तुम तो बड़े सख्त इंसान थे। अब तुम चेंज हो गए हो पूरी तरह से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेनेडिक्ट बहाने बनाता है कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलतफ़हमी हुई है। आई एम नॉट इन लव, ये आई डोंट लव एनीवन, तमाम बातें वो करता है। अब वो उससे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्यार हुआ है? तो वो बहाने बना देता है। वो मना कर देता है और लिनाटो को एक तरफ लेकर के वो चला जाता है कुछ बात करने के लिए। अब डॉन पीड्रो और क्लॉडियो ये दोनों रह जाते हैं अकेले। वहीं पर डॉन जॉन आ जाता है और आकर के क्लॉडियो से बोलता है कि देख बेटा, तू जिससे शादी करने जा रहा है हीरो से, वो बहुत ही ज़्यादा अनैतिक और बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज महिला है। तो ज़ाहिर-सी बात है, शादी जिससे हो रही है उससे कोई बात करेगा, उसके बारे में बुराई करेगा तो आदमी प्रोटेस्ट करेगा ही। तो क्लॉडियो और डॉन पीड्रो उसका दोस्त होने के नाते इस बात का विरोध करते हैं कि तुम क्यों कह रहे हो ये बकवास बातें? तो वो कहता है कि आज की रात में आपको एकदम आप अपनी आँखों से देख लेना कि कैसे मैं आपको प्रूफ़ दिखा दूँगा कि कैसे हीरो जो है वो इमोरल और अनफ़ेथफुल है। अब क्लॉडियो और डॉन पीड्रो डिसाइड करते हैं कि अगर तुम्हारी बात ठीक निकली, तो कल चर्च में शादी से पहले ही हम पब्लिकली उसकी बदनामी करेंगे। उसको इतना ज़्यादा डिफ़ेम कर देंगे कि वो जी नहीं पाएगी। अब अगला सीन जो है इसमें हम देखते हैं कि जो डॉग वेरी है, हेड कांस्टेबल है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को समझा रहा था, देखो कि भाई आज बहुत शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो चोरी होने के ज़्यादा रिस्क हैं, तुम बहुत सावधानी से रहना। इनको समझा रहा होता है, वो समझा रहा होता है एक बर्जेस है और सेक्सटन है, इन लोगों को समझा रहा होता है डॉगबेरी कि देखो भाई तुम लोग ध्यान रखना। अब वो चला जाता है इंस्ट्रक्शंस देने के बाद। बोरैकियो वहाँ पे आ जाता है और आकर के कॉनरेड को बताता है कि देखो मैंने क्या-क्या किया है। तो जो प्लानिंग उन्होंने की थी, हीरो की नौकरानी मार्गरेट से बात करने की और क्लॉडियो और डॉन पीड्रो को दिखाने की कि देखो ऐसे-ऐसे होगा। तो इस प्लानिंग को करने के बाद वो आया है, सब सारा काम करने के बाद आया है। डॉन पीड्रो क्लॉडियो को पूरा दिखा के आया है कि देखो हीरो कितनी अनफेथफुल है, और यहाँ आकर के वो कॉनरेड को पूरी बात बता रहा होता है। गार्ड्स अपने आप को छिपा लेते हैं कि देखें ये क्या बोलेगा, और बोरेचियो उसको पूरी बातें बता देता है कॉनरेड को कि कैसे-कैसे उसने एक लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है, और देखना हीरो और क्लॉडियो की शादी नहीं हो पाएगी। गार्ड्स देखते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, इसने तो बहुत गलत किया, और वो तुरंत ही बोरेचियो और कॉनरेड दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और ले जाकर के उसको डॉगबेरी के सामने पेश करने के लिए चल देते हैं। अगले सीन में हीरो बीट्री से डिस्कस कर रहे होते हैं कि शादी पे कौन सी ड्रेस पहनी जाए। वो लड़कियां डिस्कस करती ही हैं, आजकल भी डिस्कस करती हैं, पहले भी डिस्कस करती होंगी कितना अच्छे से अच्छे कपड़े पहने जाए, क्योंकि शादी में अच्छे से फंक्शन करना है, तमाम लोग आते हैं। तो हीरो अब बताई जाती है, एक नौकर के द्वारा उसको बताया जाता है कि क्लॉडियो, प्रिंस और लेनाटो, प्रिंस यहाँ पे कौन है? डॉन पीड्रो, ये तीनों आ रहे हैं इसको लेने चर्च के लिए। और एक्चुअली क्लॉडियो प्रिंस दोनों आ रहे होते हैं सिर्फ गुस्से में कि वो शादी नहीं करेगा क्लॉडियो, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि ये बहुत ज़्यादा इमोरल है। अब वो चली जाती है अपनी तैयारी करने कि उसको जाकर के तैयारी करनी है, वेडिंग ड्रेस पहननी है। अब डॉगबेरी और बर्जिस ये आते हैं और लियोनार्डो को बताते हैं कि देखो आपके बेटी और क्लोडियो की शादी में एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और वो कॉन्स्पिरेसी किसने क्रिएट की है? बोरेचियो डॉन जॉन ने। इतनी सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियोनार्डो इतना ज़्यादा बिजी है कि वो अपने कांस्टेबल्स की इंफॉर्मेशन से कुछ भी मीनिंग निकाल नहीं पाता है, और इरिटेट होके बोल देता है कि भैया जाओ फिर किसी दिन बताना, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। उनको बोल देता है जाओ तुम खुद ही देख लो, जो तुमने अरेस्ट किया उनसे बातचीत कर लो और बाद में मुझे बताना। एक्चुअली उसको पता नहीं होता है कि इतना बड़ा इन्होंने कांड कर रखा है बोरेचियो ने, ये बात लियोनार्डो को बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता है। अब अगला जो सीन है वो चर्च में होता है, जहाँ पर शादी होने वाली है अगले दिन, अगली मॉर्निंग का है। लिनाटो, प्रिंस मतलब डॉन पीड्रो, डॉन जॉन, विलेन, वेनेडिक और बीट्रिस ये सब मौजूद हैं। जैसे ही फ्रायर
मंत्रोच्चारण करता है, चीज मतलब सारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाता है। तभी क्लॉडियो एकदम से भड़क जाता है और कहता है कि मैं तो, क्योंकि बोरेचियो के द्वारा उसे ऑलरेडी ट्रिक किया जा चुका है रात में, वो बोल देता है कि मैं हीरो से शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोरल और बहुत ही ज्यादा अपवित्र है, अनचेस्ट है, अपवित्र है, और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो ये भी बोलता है कि एकदम ये उस संतरे के समान है जो अंदर से सड़ा हुआ है, बस ऊपर से अच्छा दिख रहा है, ये वैसी है, उसी हिसाब से इस कैरेक्टरलेस है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, सिर्फ देखने में सुंदर है। अब हीरो एकदम से बेचारी बिना शब्दों के रह जाती है, डम्फाउंडेड का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्डलेस, स्पीचलेस हो जाती है, बिना कुछ किसी कुछ शब्द कहने के सिचुएशन में। अब लिनाटो सोचता है कि क्लॉडियो ने लगता है पहले से ही मेरी बेटी को डिफेम कर रखा है, इस वजह से शायद वो उसको अनचेस्ट और इमोरल बोल रहा है। लेकिन क्लॉडियो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने तो कल रात खुद ही देखा है कैसे कैसे ये एक प्रोस्टिट्यूट की तरह बिहेव कर रही है, किसी भी आवारागर्द से बात कर रही है। तो डॉन पीड्रो से वो कहता है लियोनार्डो की भाई कुछ हेल्प करो, तो डॉन पीड्रो हेल्प करने के बजाय वो भी हीरो की कंडेम मतलब बुराई करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने, क्लॉडियो, डॉन जॉन, मेरे भाई तीनों ने मिलकर के कल रात ही देखा है कि किस तरह से ये विंडो से लटक लटक के आवारा गर्द लोगों से बात कर रही थी, आवारा लोगों से बात, सड़क छाप लोगों से बात कर रही थी। वो बातें इसकी वही थी जो कि एक प्रोस्टिट्यूट की होती हैं, शी इज लाइक कॉमन प्रोस्टिट्यूट, ऐसा वो भी बोल देता है। अब डॉन जॉन भी इस मौके को फायदा उठाता है, ऊपर से वो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आपकी बेटी बहुत ज्यादा इमोरल है। क्लॉडियो कसम खा लेता है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी महिला से प्यार करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लिनाटो अब किसी को बुलाता है, वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो चाहता है कि कोई आए और मुझे मार दे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता, मेरी इतनी बदनामी हो गई है, मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो वो चाहता है कि कोई आए और मुझे मार दे। हीरो बेचारी इस शौक से उबर नहीं पाती है, वो बेहोश हो जाती है। बेनेडिक्ट और बीट्रिस दोनों ही उसकी बेहोशी में उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। लिनाटो बहुत पश्चाताप करता है कि मैंने ऐसी बेटी पाली, मुझे पता होता तो मैं इसको पहले ही मार देता, और मुझे पता ही नहीं था ये मेरी बदनामी कराएगी, ऐसे तमाम बातें वो करने लगता है। और उधर डॉन जॉन जो कि उसके एक्यूजर्स होते हैं उनको बोल देता है कि चलो चुपचाप निकल जाओ, तुमने अपना काम कर दिया, भागो यहाँ से। तो इस हल्ला बल्ला में वो क्या करता है, अपने उन आदमियों को भगा देता है वहां से बहुत ही होशियारी से। अब बीट्रिक्स इस बात पे पूरा उसे यकीन है, क्योंकि बीट्रिक्स बहुत इंटेलिजेंट है, कि जरूर ही मेरी बहन के खिलाफ किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है। लेकिन लेनाटो इस बात को नहीं मानता, उसको लगता है कि नहीं, हीरो ने गलती की है, क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं, प्रिंस कह रहा है, तो डेफिनेटली वो इनोसेंट नहीं है। अब इस समय तक हीरो को होश आ जाता है, और फ्रायर जो कि प्रीस्ट होता है, वो शादी करने वाला, वो कहता है कि अब क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, तो ये सोसाइटी में उतने अच्छे से नहीं रह पाएगी, लोग इस पे बहुत ज़्यादा फप्तियाँ कसेंगे, टॉन्ट मारेंगे, कमेंट करेंगे। तो ऐसा करो, तुम बता दो, ले जा करके लोगों में बता दो कि हीरो जो है वो आउट ऑफ शेम उसकी डेथ हो गई है, वो इतनी ज़्यादा शर्म उसको महसूस हुई कि वो मर गई, और ये मेरे साथ कॉन्वेंट में जाके रह ले, और जब तक डॉन क्लॉडियो को मौका नहीं मिलता है रिपेंट करने का, उसको थोड़ा मौका मिल जाएगा रिपेंट करने का, और सच्चाई भी हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे ऊपर आ जाए, सबको पता चल जाए, तब तक ये कॉन्वेंट में रह लेगी, लेकिन दुनिया की नज़र में इसको मरा हुआ घोषित कर दो। तो लियोनार्डो कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब वो डिसाइड करते हैं सारे लोग कि हम इवन प्रिंस और क्लॉडियो को भी नहीं बताएंगे कि हीरो जिंदा है और कॉन्वेंट में रह रही है, बल्कि हम उसको यही, उन लोगों को यही बता देंगे कि वो मर चुकी है। अब दूसरा जो सीन है वो ट्रायल के बारे में है। किसके ट्रायल के बारे में है? बोरैचियो और कॉनरेड जो कि पकड़े गए थे। अब इनको डॉगबेरी और सेक्सटन ये सब लोग एग्जामिन करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। तब बोरेचियो उसको पूरी बात बता देता है कि कैसे कैसे डॉन जॉन ने प्लानिंग की थी, हमने प्लानिंग की थी, और ऐसा ऐसा करके हमने हीरो को बहुत ही झूठे तरीके से उसको बदनाम किया, और पूरी बात बता देते हैं। अब सबको पता चल जाता है कि हीरो जो है वो इनोसेंट है। डॉन जॉन को जैसे ही पता चलता है उसके लोग पकड़े गए, तो वो तुरंत मैसीना से भाग जाता है। एरोगन कहाँ भाग जाता है? स्पेन में। अब जब वो भाग जाता है तो सेक्सटन जो कि क्लर्क है, टाउन क्लर्क, वो चल देता है लिनाटो के घर की तरफ, उसको सब कुछ बताने कि आपकी बेटी के साथ साथ कैसे इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र किया था, आपकी बेटी एकदम ठीक है। अब एक्ट 5 का जो पहला सीन है, यहाँ पे लिनाटो
बहुत दुखी है, उसको कंसोल कर रहा है। कौन कर रहा है? उसका भाई एंटोनियो। लेकिन लियोनार्डो ने सारी उम्मीद खो दी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी बेटी ने उसकी बहुत बदनामी की है। शादी वाले दिन ये पता चला है, तो उस पूरी उम्मीदें उसने जिंदा रहने की खो दी है। वो बहुत दुखी है। लगातार वो रो रहा है अपनी बेटी के लिए, उसके खोए हुए सम्मान के लिए। तभी क्लॉडियो, डॉन पीड्रो वहां पहुंच जाते हैं। लियोनार्डो, एंटोनियो, बेनेडिक्ट भी वहां पे आ जाता है, और तीनों मिलकर के क्लॉडियो और डॉन पीड्रो को चैलेंज करते हैं कि भाई, जो तुमने आरोप लगाए हैं हमारी बेटी पर, हीरो पर, उसको तलवार के बल पर साबित करो। मतलब एक डुअल की तैयारी हो गई है कि एक द्वंद्व होगा, और द्वंद्व के जरिए से सम्मान का जो है वो निर्णय किया जाएगा कि कौन ज्यादा सम्मानित, कौन ज्यादा बेकार है। इस तरह से चीजें हो रही हैं। वो सभी निकल जाते हैं अपनी अपनी तैयारी करने के लिए, फाइट की तैयारी करने के लिए। उनके डिपार्चर के बाद डिपार्चर के बाद डॉगवेरी और आ जाता है। उनके पीछे पीछे बोरैकियो बोरैकियो आता है, कॉनरेड आता है, और ये दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। डॉगवेरी कौन है? हेड कांस्टेबल। वो आता है इन लोगों को लेकर के। अब सबको सरप्राइज होता है कि ऐसा क्या है। लेकिन फिर बोरैकियो और कॉनरेड पूरी कॉन्स्पिरेसी को कन्फेस कर देते हैं इन लोगों के सामने कि कैसे कैसे हीरो को सिर्फ यूं ही बदनाम किया गया है। ये सब डॉन जॉन की प्लानिंग थी। अब क्लॉडियो, डॉन पेड्रो दोनों ही मिलकर के लियोनार्डो से माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी थी पहचानने में, ऐसा ऐसा था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि तुम कुछ भी बोलोगे, हम वो पश्चाताप करने को तैयार हैं। तो लियोनार्डो क्लॉडियो से कहता है कि ठीक है, अच्छा, अगर तुम ऐसा है तो तुम कुछ वर्सेस लिखो, कुछ पंक्तियां लिखो, और ले जा करके मेरी बेटी की कब्र पे उनको टांग दो। और कल सुबह जो मेरे भाई की जो बेटी है उससे शादी करो। अब हीरो तो हो नहीं पाएगी, अगले सुबह तुम मेरी मतलब भतीजी से शादी करो, और यही तुम्हारी सजा है। क्लॉडियो इस बात को मान जाता है। बेनेडिक्ट और बीट्रिस को पता चलता है नौकर के द्वारा कि हीरो इनोसेंट है, तो वो दोनों भी दौड़ते हैं लियोनार्डो के घर की तरफ, उसको बधाई देने और वहां देखने क्या हो रहा है। क्लॉडियो जाता है रात में उस टॉम के पास, उस कब्र के पास जिसमें हीरो सपोज्ड है, क्योंकि हीरो जीवित है एक्चुअली। वो बस क्लॉडियो को बताया गया है कि हमारे परिवार की कब्रें ये हैं। तो वो हीरो की कब्र पे जाता है, सपोज्ड कब्र पे, और रात में जाकर के वहाँ म्यूजिक बजवाता है, वो कविताएं पढ़ता है, पश्चाताप करता है, कहता है हर साल मैं ऐसे ही आया करूंगा, मुझे माफ कर देना, तुम इनोसेंट थी। ये तमाम बातें वो करता है, और कुछ कविताएं वो उसकी टॉम पर लिख करके लटका देता है। अगला जो सीन है इसमें लियोनार्डो के घर का सीन है, जहाँ पे हीरो और लियोनार्डो, बेनेडिक्ट, बीट्रिस ये सब इंतजार कर रहे होते हैं डॉन पीड्रो, क्लॉडियो का, कि ये लोग कब चर्च से हमारे घर पे आते हैं। क्योंकि हीरो जीवित है, तो ऑलरेडी वहां पर अपने पिता के साथ बैठ करके इंतजार कर रही होती है। सभी लोग खुश हैं कि चलो कम से कम ये पकड़े गए बोरैकियो और कॉनरेड, जिससे पता चल गया कैसे कैसे तमाम सिचुएशंस बदली, उससे सब खुश हैं। बेनेडिक्ट फ्रायर से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक डॉन पीड्रो और क्लॉडियो आते हैं तब तक ऐसा करो, बीट्रिस और मेरी शादी करा दो। बेनेडिक्ट कहता है। क्लॉडियो, डॉन पीड्रो तभी बीच में आ जाते हैं। अब उनके सामने हीरो खड़ी होती है, लेकिन वो मास्क में है, और मास्क में होने के बाद क्लॉडियो उससे पूरी प्रॉमिस करता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और ऐसा ऐसा मैं तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारी लाइफ की रक्षा करूंगा। उसको ये नहीं पता होता ना कि हीरो है। वो सोच रहा है कि भाई कजन है इसकी, जो कि लियोनार्डो ने इसके सामने शर्त रखी थी। कुछ देर बाद जब हीरो अपना घूंघट हटाती है, तो देखती है कि क्लॉडियो देखता है, अरे ये तो वही हीरो है। उसे भरोसा नहीं होता, लेकिन बाद में फ्रायर उसको पूरी बात बता देता है कि कैसे कैसे हीरो जीवित ही थी, और ऐसे ऐसे वो अभी तक कॉन्वेंट में रह रही थी। तो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। हीरो और क्लॉडियो की शादी कर दी जाती है। बेनेडिक्ट और बीट्रिस की भी शादी यही हो जाती है। डॉन जॉन जो कि भागा हुआ था, वो पकड़ा गया, उसको अगले दिन सजा दे दी जाती है। इस तरह से पूरा प्ले एक हैप्पी एंडिंग में खत्म हो जाता है। तो ये था हिंदी सारांश इस प्ले का। हम बात कर लेते हैं कोट्स की। कोट्स में बीट्रिस का पहला कोट है कि आई डू मच वंडर दैट वन सो नोबल अ फेलो एज बेनेडिक्ट शुड बी सो प्रेजुडाइज्ड। परजर्ड का मतलब ये यहाँ पे एक्चुअली, जब बेनेडिक्ट बहुत तारीफें करता है खुद की, अरे मैं तो सख्त इंसान हूँ, मैं तो शादी करूंगा ही नहीं, मुझे महिलाएं पसंद नहीं है, ये वो है। तब ये बीट्रिस उसको टाउंटिंग वे में कहती है कि मुझे नहीं पता, ये इतना ज्यादा मुझे आश्चर्य है कि बेनेडिक्ट जैसा इंसान भी इतना ज्यादा अपने आप में खोया हुआ हो सकता है। डॉन पीड्रो का अगला है कि ही इज ऑफ ए वेरी मेलनकली डिस्पोजिशन। ये बात डॉन पीड्रो कहता है अपने भाई डॉन जॉन के बारे में, कि डॉन जॉन कभी भी खुश नहीं दिखता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है।
अब बीट्रिस का अगला है कथन, आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट ए क्रो देन मैन स्वेयर ही लव्स मी। वो भी नफरत करती है प्यार व्यार से, तो कहती है कि इससे ज्यादा मैं पसंद करूंगी कि मेरा कुत्ता जो है वो एक कौवे को देख के भौंके, मैं उसकी आवाज सुनना पसंद करूंगी, सिवाय बजाय बात के कि कोई आकर के मुझसे बोले कि आई लव यू। ये मुझे बिल्कुल भी सुनना बर्दाश्त नहीं होगा। डॉन पीड्रो, स्पीक लो इफ यू स्पीक लव। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है जो आजकल लोग करते हैं कि भाई प्यार में बाबू सोना, जादू टोना और तुतलाना टाइप। तो एक तरह से वही कथन है कि जब आप प्यार की भाषा बोलें तो कैसा बोलें, लो बोलें, थोड़ा प्यार से बोलें। स्पीक लो इफ यू स्पीक लव का मतलब प्यार से बोलो, अगर आप प्यार की भाषा कर रहे हो तो प्यार से ही बोलो, धीमे बोलो। फ्रेंडशिप इज कांस्टेंट इन ऑल अदर थिंग्स सेव इन द ऑफिस एंड अफेयर्स ऑफ लव। ये जो विलियम शेक्सपियर के कोटेशंस हैं वो कहावत यूं ही नहीं कहे जाते हैं, एकदम हकीकत है उनकी। ये क्लॉडियो जब बोलता है, जब उसको लगता है कि डॉन पीड्रो गया तो था हीरो को मेरे लिए मनाने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही शादी कर लेगा, खुद ही उसको पटा लेगा, तो ये गलत बात है। तो कहता है कि दोस्ती बाकी सब चीजों में सही बराबर रहती है, सिवाय जब बात किसी ऑफिस पद की प्रतिष्ठा की आती है या प्यार की बात आती है, वहां पे हर कोई अपने बारे में सोचता है, दोस्त के बारे में आदमी नहीं सोचता है। ये बात सही है। फॉर मैन इज गिडी थिंग एंड दिस इज माई कंक्लूजन। बेनेडिक्ट को जब ये तीनों सुना देते हैं, क्लॉडियो, लिनाटो, डॉन पीड्रो की बीट्रिस बहुत प्यार करती है उससे, ऐसे वैसे, तब बेनेडिक्ट सोचने लगता है कि मुझे भी उससे प्यार हो गया, इसका मतलब मैं भी बहुत ही ज्यादा क्षणिक इंसान हूँ। और गिडी थिंग का मतलब गोल गोल घूमने वाली, लुढ़कने वाली चीज, और यही मेरा कंक्लूजन है। मतलब मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं प्यार करूंगा, मैं खुद प्यार कर बैठा हूँ, इसका मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ। सम क्यूपिड किल्स विद एरोस सम विद ट्रैप्स। ये हीरो बोलती है, जब बोलती है हीरो, जब अर्सुला से बात कर रही होती है बीट्रिस को सुनाने के लिए कि बीट्रिस बेनेडिक्ट के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो उसको इतना प्यार करता है, तो कुल मिला के ये बात हो रही है। क्यूपिड का मतलब आप जानते हैं, कामदेव, कि कुछ कामदेव अपने तीर से मारते हैं और कुछ जाल से मारते हैं, जाल फेंक देते हैं, लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। बेनेडिक्ट का अगला कथन है कि आई विल बी हॉरिबली इन लव विद हर। ये बात कर रहा है बीट्रिस के बारे में कि मैं उससे इतना प्यार करने लगूंगा, कभी मैंने सोचा नहीं था। कंटेम्प्ट, फेयरवेल एंड मेडन प्राइड अड्यू। बीट्रिस ये जब सोचती है, जब इसको अर्सुला और हीरो बता देती हैं, सुना देती हैं दूर से कि बेनेडिक्ट से बहुत प्यार करता है, तब उसे भी उसके बारे में भावनाएं बदलती हैं। तब वो कहती है कि मैं अपना पूरा घमंड और मैं अपना जो प्राइड था वो मैं छोड़ती हूँ, और आज के बाद मैं नरम बन जाऊंगी। बीट्रिस कहती है कि मैं उसके बेनेडिक्ट के लिए अपने आप को नेचुरल बीट्रिस बन के दिखाऊंगी, उसका प्यार एक्सेप्ट करूंगी। आई लव यू विथ सो मच ऑफ माई हार्ट दैट नन इज लेफ्ट टू प्रोटेस्ट। बीट्रिस जब बेनेडिक्ट के प्यार में पड़ जाती है तब बोलती है कि कभी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया करती थी, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है, और अब मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे कि मैं तुम्हारा प्रोटेस्ट करूं, तुम्हारा विरोध करूं। किल क्लॉडियो, ये बात तब की है जब क्लॉडियो हीरो को चर्च में शादी से पहले धोखा दे देता है, चला जाता है। तब बीट्रिस गुस्से में किसको बोलती है, बेनेडिक्ट को बोलती है कि ऐसा करो, हीरो के सम्मान का बदला लो और किल क्लॉडियो। तो महाभारत और रामायण में कहते हैं कि महिला किरदारों की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक उसी हिसाब से बीट्रिस भी बेनेडिक्ट को जो है उकसा रही है कि जाओ और क्लॉडियो को मार करके हीरो के सम्मान का बदला लो, ये मैं तुम्हें म- आदेश देती हूँ। प्यार में पड़ा हुआ आदमी कुछ भी करने को तैयार है। बेनेडिक्ट क्लॉडियो को चैलेंज कर भी देता है, वो तो खैर बोरैकियो और कॉनरेड की गिरफ्तारी से ये बच जाता है, वरना लड़ाई हो ही जाती थी। दाऊ एंड आई आर टू वाइज टू वू पीस पीसेबली। ये बेनेडिक्ट कहता है कि हम दोनों के शब्दों के बाण अक्सर चलते रहते हैं एक दूसरे पर, तो हम दोनों ऐसे हैं कि एक दूसरे को प्यार से कभी एक दूसरे से प्यार कर ही नहीं पाएंगे। ये टॉन्टिंग वे में या मजाक के वे में कहता है। डॉन पीड्रो का अगला कथन है, इन टाइम द सैवेज बुल डथ बियर द योक। ये बेनेडिक्ट को समझाते हुए कहता है कि तुम जो कहते रहते हो कि मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी बैल हो कभी न कभी उसके कंधे में जुआ रख ही दिया जाता है। या इवन सबसे जो कठिन जिद्दी बैचलर होते हैं वो भी कभी न कभी शादी करते हैं, तो तुम्हें भी करनी है, ये डॉन पीड्रो कहता है। लेट एवरी आई निगोशिएट फॉर इट सेल्फ एंड ट्रस्ट नो एजेंट। ये क्लॉडियो दुखी होकर जब कहता है, जब उसको लगता है कि डॉन पीड्रो ने जाकर के हीरो को अपने लिए ही तैयार कर लिया है शादी के लिए, उसने मुझे धोखा दे दिया है, तब वो कहता है कि खुद ही अपनी आंखों से इंसान को देखना चाहिए और किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुखी हुए की आत्मा की आवाज है। द लेडी इज डिसलॉयल, डॉन जॉन। ये डॉन जॉन बोलता है
जब सभी उस पे आरोप लगा रहे होते हैं तब ये हीरो के बारे में बोलता है डॉन जॉन कि लेडी जो है, लेडी मतलब हीरो डिसलॉयल है। आई विल लिव अ बैचलर, ये बेनेडिक्ट की कस्में थी जो पहले वो खाता था बीट्रिस से प्यार से पढ़ने से पहले, कि आई विल लिव अ बैचलर, मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, शादी करूंगा नहीं। क्लॉडियो का अगला कथन है शी नोज द हार्ट ऑफ लग्जरियस बेड। ये टॉन्ट मार रहा है वो हीरो पर कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोरल है, और शी नोज द हीट ऑफ लग्जरियस बेड का मतलब कि उसने बहुत से लोगों के बिस्तर गर्म किए हैं, मतलब वो प्रोस्टिट्यूट है। ये बोलता है क्लॉडियो, बहुत ही हार्श लैंग्वेज एक्चुअली हीरो के बारे में। ओ गॉड दैट आई वर मैन, आई वुड ईट हिज हार्ट इन द मार्केट प्लेस। अब जो जेंडर रोल्स की बात होती है, बीट्रिस यहाँ पे कह रही है कि काश मैं एक आदमी होती, और अगर मैं आदमी होती तो क्लोडियो के बारे में बोल रही है कि मैं उसको भरे बाजार में उसका हृदय खा जाती है, भरे बाजार में उसको मार देती, क्योंकि हीरो के साथ उसने ऐसा किया है। तो ये जेंडर रोल की बात हो रही है, क्योंकि अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। आई कैन नॉट बी अ मैन विद विशिंग देयर फॉर आई विल डाई अ वुमेन विद ग्रीमिंग। वो कहती है कि मैं सोच कर भी आदमी नहीं बन सकती, इसलिए मैं एक महिला बन के और दुखी होकर ही मर जाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बीट्रिस इस बात को बोलती है, ये भी जेंडर रोल्स की बात हो रही है। दाउ आर्ट अनवर्दी टू लिव, बेनेडिक्ट बोलता है कि ये क्लोडियो से बोलता है कि तुम जो हो वो जिंदगी जीने के भी योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने हीरो जैसी महिला को धोखा दिया है। बट मैनहुड इज मेल्टेड इनटू कर्टसीज वेलर इनटू कॉम्प्लीमेंट। ये बीट्रिस जब बोलती है, जब उसको बेनेडिक्ट को उकसा रही होती है कि जाओ और द्वंद्व लड़ो क्लॉडियो से, और अब हीरो के सम्मान की रक्षा करो। ये तमाम जो बातें वो कह रही है सिर्फ और सिर्फ बेनेडिक्ट को उकसाने के लिए कह रही है, हीरो के सम्मान के खातिर। अगला, पीस, आई विल स्टॉप योर माउथ। ये बात है जब बीट्रिस और बेनेडिक्ट की शादी हो जाती है, फिर भी उन दोनों के बीच में विटी वार शुरू हो गया है, तो बीट्रिस उसको किस कर लेती है और कहती है कि पीस, अब बस करो, और मैं तुम्हारा मुंह अब चलने नहीं दूंगी। तो ये एक रोमांटिक डायलॉग है लास्ट में। तो ये था इस प्ले का हिंदी सारांश। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, कोट्स भी बताए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्ले की समरी में, तब तक के लिए बाय। आप अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।